आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड में पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आज कराएंगे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहले देखेंगे गद्यांश पढ़ेंगे पहले। तो गद्यांश नंबर 1 हमारा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी पड़ी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग्न विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाप पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा के लिए कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखेंगे कहां तक करनी है हमें। तो व्याख्या हमें यहां तक दे रखी है, जो हमारे अंडरलाइन हो रही है, ये रेखा खींची हुई है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी पड़ी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। यहाँ तक करनी है आपको व्याख्या, सजाया है, क्योंकि जहां तक विराम आता हम व्याख्या वहीं तक करते हैं। अंडरलाइन चाहे हमारे बीच में है या फिर विराम तक है, तो हमें व्याख्या यहाँ तक करनी है। अब कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे हुए हैं जिनके कारण पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में यानी कोख में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है, यानी शरीर को सजाया है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो उत्तर में लिखेंगे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने हमें पृथ्वी के योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 2। दूसरा गद्यांश है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है।
बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोग समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो देखेंगे इसके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम वही आपका जो बताया गया है, यानी पाठ का नाम लिख देंगे आप राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हमें कहां से करनी है? तो जहां से हमारी इसमें रेखा खींची हुई है, तो रेखा खींची हुई हमारी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना सिर रहित धड़ के समान है। संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। प्रश्न नंबर 3 है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो उत्तर में लिखेंगे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कब राष्ट्र का लोक समझना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोक समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है? तो उत्तर में लिखेंगे संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 3। गद्यांश नंबर 3 है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप इसमें वही लिखेंगे जो ऊपर बताया गया है। इस गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा कहां से खींची हुई हमारी? तो शुरू से लेकर के यहाँ तक साकार होता है। देखेंगे व्याख्या किस तरह से लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, हर्ष अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विभिन्न रूपों में साकार होता है। प्रश्न नंबर 3 किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में
राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो उत्तर में लिख देंगे जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। प्रश्न नंबर 5 है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो उत्तर में लिखेंगे संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। तो ये लेखक ने बताया है इसमें। अब देखेंगे गद्यांश नंबर 4। गद्यांश नंबर 4 है पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखेंगे किस प्रकार करते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक प्रकार है। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो ये था हमारा लास्ट का गद्यांश और उसके 5 प्रश्न थे, उनके उत्तर बता दिए गए हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।